मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज की क्लास। तो इन्वायरमेंट के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट्स, थ्रेट्स तथा प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया में बायोडाइवर्सिटी का क्या महत्व है और कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो हमने बायोडाइवर्सिटी सीख लिया। अब हमको मेन जो प्रॉब्लम है बायोडाइवर्सिटी के कारण विभिन्न प्रकार की जो प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं, तो बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन को कैसे हम रोक सकते हैं, हमको ये सीखना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला भी था कि आगे जो हम पढ़ेंगे वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था आपको बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, ये हमने सब कुछ पढ़ा हुआ था। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण। बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं या हम उसको कैसे बचा सकते हैं, आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे। जलवायु परिवर्तन तथा मानव द्वारा जैविक संसाधनों के सबसे ज़्यादा यूज होने के कारण आज जो पोल्यूशन हो रहा है, वो जो सबसे खतरनाक पोल्यूशन है वो है वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन। ये आपको मालूम है, और ये दोनों कंपोनेंट हमारे लिए अधिक आवश्यक हैं। क्यों? एक बार तो वाटर आपका कुछ समय के लिए चल सकता है, लेकिन एयर ऐसा है कि एयर के बिना तो आप मुश्किल से 10 या 15 मिनट भी नहीं जीवित रह सकते हैं। और ये दोनों को पोल्यूटेड कर रहा है। इन दोनों पोल्यूशन को हमको रोकना होगा। इसके साथ साथ जब एयर पोल्यूटेड होती है तो कई प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं और उनके कई प्रजातियों के आवास भी नष्ट हो जाते हैं। और जल के कारण भी ऐसा ही है। जब जल पोल्यूटेड होता है तो जल के अंदर रहने वाली प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं, प्रोटेक्टेड एरिया, संरक्षित क्षेत्र कौन से हैं इसके। बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत से ऐसे एरिया निर्धारित किए गए हैं जिनको प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। वो कौन से हैं मैं आपको समझाने जा रहा हूं। उन सभी प्रकार की प्रजातियां जो मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, ऐसी प्रजातियां हैं जो हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं, उनको संरक्षित करने की आवश्यकता है। कंजर्वेशन में आपको पॉइंट टू पॉइंट बताना है, हेडिंग डालना है और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन करते जाना है। उन सभी प्रकार की प्रजातियों को जो मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं, उनको संरक्षित करना आवश्यक होगा, जिनसे भोजन, लकड़ी आदि की प्राप्ति होती है, जिससे हमको भोजन भी मिलता है और लकड़ी भी मिलती है। जीवन के लिए उत्तरदायी कृषि प्रजातियां। देखिए, हम भी पूरी तरह से कृषि पर ही डिपेंड हैं। यदि कृषि नहीं होगी तो हमको भोजन नहीं मिल सकता है। लेकिन कृषि को करने के लिए जो प्रजातियां आवश्यक हैं उनको भी संरक्षण करना जरूरी है। जानवरों एवं लाभदायक जीवाणुओं को संरक्षित करने की आवश्यकता है। यानी कि कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जिन जानवरों की आवश्यकता है या जिन जीवाणुओं की आवश्यकता है, उनको भी हमको क्या करना पड़ेगा, संरक्षित करना पड़ेगा। क्योंकि यदि कृषि नहीं होगी, खेती नहीं होगी, तो हमको भोजन अवेलेबल नहीं होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है हमारा आर्थिक एवं सामाजिक रूप से आवश्यक जीवों की पहचान करना। यानी कि जिससे हमको इनकम मिलती है और समाज के लिए आवश्यक हैं, उनको भी
संरक्षण करने की आवश्यकता है, उनका कंजर्वेशन करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आप बनाएंगे, ऐसी प्रजातियां जो मानव के लिए आवश्यक हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, आर्थिक और सामाजिक के लिए जो जीवों की आवश्यकता है उनका भी कंजर्वेशन करना जरूरी है। ओके। तीसरा पॉइंट, वन जीवों के अवैध शिकार को रोकना भी आवश्यक है, यानी कि जो फॉरेस्ट में जाकर शिकार करते हैं वन जीव, जंगल में पाए जाने वाले जीव हैं, उनका जो अवैध तरीके से शिकार हो रहा है उसके लिए एक सख्त कानून की आवश्यकता है। एक अच्छा स्ट्रिक्टली कानून बनना चाहिए जिससे उनको रोका जा सके। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदूषण को कम किए जाने की आवश्यकता है। ये तो मैं स्टार्टिंग में ही आपको बोल चुका, जब तक पॉल्यूशन कम नहीं होगा यानी कि प्रदूषण कम नहीं होगा तब तक हम कंजर्वेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप कितना भी संरक्षण कर लेंगे, यदि उनको पोल्यूटेड वाटर एयर मिलेगी तो वो प्रजातियां कहीं ना कहीं डेड हो जाएंगी और वो लुप्त होती जाएंगी। इसलिए हमें प्रदूषण को भी रोकना होगा, बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकना है। और लास्ट में, बायोडायवर्सिटी के लिए संरक्षित किए गए क्षेत्रों का सही क्रम में विकास किया जाना चाहिए। जो हमने संरक्षित किया है, कंजर्वेशन के लिए जो एरिया हमने निर्धारित किया है, उनका सही तरीके से क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट भी होना चाहिए। आप देखिए इस डायग्राम के माध्यम से कंजर्वेशन को समझा सकते हैं। बात समझ में आई? उसके क्या उपाय हैं? रिमेंड ऑफ द बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, ये उपाय आप बता सकते हैं। जैव विविधता संरक्षण के लिए दो विधियों का यूज किया जाता है, ये आपके सिलेबस में भी पूछा गया है, इन स्वीट कंजर्वेशन और एक्स स्वीट कंजर्वेशन, इंटरनल कंजर्वेशन और एक्सटर्नल कंजर्वेशन। इन स्वीट मतलब इंटरनल, इंटरनल मतलब आंतरिक कंजर्वेशन, और एक्सटर्नल मतलब बाहरी कंजर्वेशन, संरक्षण करना, आंतरिक संरक्षण करना और बाहरी संरक्षण करना। दो तरीके से हम संरक्षण कर सकते हैं, तो इस चार्ट को समझेंगे हम। देखिए कंजर्वेशन के चार्ट को, इन स्वीट में हमारे पास क्या क्या है, राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि आपको मालूम है बहुत सारे हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनके माध्यम से उनको डेवलप करके हम उनका कंजर्वेशन कर सकते हैं। वन जीवों को रखना, इसके अंदर भी आप अलग अलग हो सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व करना यानी कि जैवमंडल को, ठीक है, और पवित्र उपवन एवं झीलें और समुदाय एवं संरक्षण, ये कौन से कहलाए, इन स्वीट कंजर्वेशन। इसके बाद एक्स स्वीट कंजर्वेशन यानी कि एक्सटर्नल के रूप में बीजक बैंक बनना चाहिए, जीन्स बैंक होना चाहिए, निम्न तापीय संरक्षण होना चाहिए और वनस्पति उद्यान होना चाहिए, वृक्षारोपण बनाना चाहिए, जंतु उद्यान होना चाहिए, चिड़ियाघर, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके एक्सटर्नल। एक्स स्वीट कंजर्वेशन, इन स्वीट कंजर्वेशन। इस डायग्राम को आपको बना लेना है और इसको समझ लेना है, इसके माध्यम से ही कंजर्वेशन को आपको समझाना है। आ गई बात समझ में? ये कंजर्वेशन हुआ। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे इसको वन जीव जो आपका स्ट्रक्चर है ये बता देता हूँ। वाइल्ड लाइफ वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार यदि राज्य किसी विशेष क्षेत्र को जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हो अथवा जहां पर पर्याप्त जैविकी भू आकृतिक जीव जंतु या वनस्पति आदि की बहुलता हो, उस क्षेत्र को वन जीव घोषित किया जाता है। यानी कि सीधी सी बात है, 1972 के नियम के अकॉर्डिंग वह राज्य जिसके अंदर बहुत सारे प्राकृतिक जीव जंतु पाए जाते हैं, बाहुल यानी कि हॉट स्पॉट, वो आपका क्या कहला जाएगा, वाइल्ड लाइफ। ओके, भारत में लगभग 532 वन जीव हैं, ऐसे बनाए गए हैं। ऐसे वनजीव 532 सेंट्रेक्सराइज वनजीव अभयारण्य बनाए गए हैं, जिनमें से टाइगर आरक्षित क्षेत्र को प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा संचालित किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण हम बता रहे हैं आपको, देखिए कौन कौन से हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, बिहार में है, चंडीगढ़ में है,
छत्तीसगढ़ में है, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल। मध्य प्रदेश का आप जो जानते हैं मैं वहाँ पे हाईलाइट किया हुआ हूँ, देखिए आप, बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय, चंबल, पन्ना, रातापानी, सोना, घड़ियाल, ये सभी महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान। आपके उत्तर प्रदेश देखिए मैंने हाईलाइट किया, उत्तर प्रदेश में कैमूर, महावीर, स्वामी, राष्ट्रीय, चंबल, ओखला पक्षी, पटना पक्षी विहार, ये सब पाए जाते हैं। दिल्ली में है, इंदिरा प्रदर्शनी के नाम से जाना जाता है उसको। तो ये सारे आपको इनमें से विशेष रूप से ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये भी आपको ध्यान रखना है। माउंट आबू बहुत फेमस एरिया है जहां आप जा सकते हैं, घूम भी सकते हैं। तो ये जवाहर सागर है, राष्ट्रीय चंबल है, वन विहार है, ये एरिया आपके होगा। ऐसे मैप में भी इनको हाईलाइट किया गया है। ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड भी करूंगा जिससे आप पढ़ सकें कहाँ पे कौन से हैं। मैप बनाकर भी आप समझा सकते हैं और मैप के माध्यम से उसको बता सकते हैं। अब फंक्शन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व जो हमारा फंक्शन है ये एक्चुअल में हम पढ़ चुके हैं, कैसे काम करता है। कंजर्वेशन जो आपका पाया जाता है, लॉजिस्टिक्स और डेवलपमेंट, ये बीच में आपका काम करता है। कंजर्वेशन हमने आपको पढ़ा ही कि इनका कंजर्वेशन करना, डेवलपमेंट यानी कि जो बढ़ता हुआ डेवलपमेंट है आज की डेट में, और लॉजिस्टिक का कार्य शोधन अध्ययन के लिए किया जाता है। लॉजिस्टिक जो होता है आपका, इस प्रकार से एरिया जोन आपके बढ़ते जाते हैं। इसमें एक बफर जोन भी कहलाता है, चारों ओर का क्षेत्र। इस क्षेत्र का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो पूर्णतः नियंत्रित और एक तरह से ज़्यादा अनुसंधान और शोध के लिए जो उपयोग किया जाता है वो बफर जोन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से आप इनको मैप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन इंडिया, ये आपको स्पेशली पूछा जाता है कि इंडिया में हॉट स्पॉट्स कहाँ हैं, बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट कहाँ हैं। तो जैव विविधता की दृष्टि से भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत जो विश्व के कुल क्षेत्र का 2.4% भूभाग समाहित करता है, यहाँ विश्व की 8% से अधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। 4 भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र बनाए गए हैं बायोडाइवर्सिटी के, जिसमें से 2 हॉट स्पॉट क्षेत्रों को विश्व के अत्यधिक तृप्त हॉट स्पॉट क्षेत्रों में रखा गया है और 13। तो इनमें से हम समझ लेते हैं कौन से हॉट स्पॉट्स हैं। जैसे ये हिमालय रीजन है, हिमालय क्षेत्र जो हमारा आता है, इंडो बर्मा क्षेत्र, ये 2 मेन आपके हैं। तीसरा पश्चिमी घाट और श्रीलंका क्षेत्र है, सुडैल। इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है। हिमालय के अंदर पूर्वी हिमालय हॉट स्पॉट क्षेत्र भारत के उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिण मध्य एवं पूर्वी नेपाल एवं भूटान के क्षेत्रों में फैला हुआ है। और इंडो बर्मा, ये जो है इंडो बर्मा जो है हॉट स्पॉट क्षेत्र कई देशों में फैला हुआ है। इसका क्षेत्र पूर्वी बांग्लादेश से मलेशिया तक फैला हुआ है। ये दोनों हॉट स्पॉट आपको मालूम होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन इंडिया मेन रूप से आपको पढ़ना है। इसके अंदर हिमालय हॉट स्पॉट और इंडो बर्मा हॉट स्पॉट, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आगे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, इसके कई प्रोजेक्ट चलते हैं, जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोजेक्ट, ये अलग अलग आप ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़, आसाम, अरुणाचल, मेघालय, कहाँ पर कौन सा प्रोजेक्ट यूज चल रहा है, इन सब को कंजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है। ये विशेष तौर से आप ध्यान रखेंगे। और मैं आपको एक बार इसमें भी रिव्यू करा देता हूँ। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगा, हिंदी और इंग्लिश में।
अभी तक जो भी मैंने बताया आपको वो हिंदी में बताया है, एक बार मैं इंग्लिश में भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यही चीज़ बहुत शॉर्ट में, जिससे आपको हेडिंग बनाने में प्रॉब्लम ना हो और आसानी के साथ आप हेडिंग बनाकर उसको समझ सकते हैं। तो इसमें मैं बायोडाइवर्सिटी का नोट्स आपको दिखाना चाह रहा हूँ और आप हेडिंग के रूप में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए पहले मैंने इसीलिए हिंदी में समझाया है जिससे आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे आप देखिएगा इसकी हेडिंग कुछ बनाइएगा आप, दोनों को मिलाकर पढ़िएगा आप। ये देखिए डेफिनीशन यहाँ पे दिया है और इसके क्लासिफिकेशन भी किया गया है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी और स्पाइसेस यानी कि प्रजातियों के आधार पे और जाति के आधार पे इसको अलग अलग तरीके से बांटा गया है। जैसे यहाँ पे वुड्स वैरायटी पाई जाती है इंडियन, अभी जो हमने समझाया था मलेशिया, ऐसे इसके जो यदि एप्पल होता, मैंगो होता, ग्रेप्स होते, और तीसरा जो होता है कम्युनिटी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी भी पाया जाता है। तो ये आपकी बायोडाइवर्सिटी और उसके क्लासिफिकेशन है, लेवल आप यहाँ बता सकते हैं। वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसकी क्या वैल्यू है ये आप समझा सकते हैं, ड्रग्स के रूप में, फ्यूल के रूप में, ठीक है, फूड्स के रूप में। इसको मतलब बायोडाइवर्सिटी हमको कहाँ पे किसकी आवश्यकता है ऐसा आप बता सकते हैं। प्रोडक्टिव रीच इसका क्या है ये भी आप बता सकते हैं। सोशल वैल्यू इसकी क्या है, इथिकल वैल्यू आपकी क्या है, ये इसकी वैल्यू बताई गई है कि कहाँ कहाँ इसका इम्पोर्टेंस है। तो ये पॉइंट आप बना लेंगे और पॉइंट के रूप में आप इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये जो मैंने अभी समझाया, हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एरिया कौन से कहलाते हैं, कितने में कहलाते हैं, कितने प्रेजेंट होने पे और कहाँ कहाँ पर हैं, ये भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। देखिए थ्रेड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये भी हमने पढ़ा था, किससे किससे नुकसान है, डर है बायोडाइवर्सिटी का। तो यहाँ पे बढ़िया पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं। फैक्टर ऑफ द थ्रेड, जो हमारी हैबिट्स है वो लॉस हो रही, जैसे डिफॉरेस्टेशन से थ्रेड्स है, ऐसे आप हेडिंग बनाएंगे डिफॉरेस्टेशन, और उसके अंदर डिफॉरेस्टेशन फिर आप समझाएंगे कि डिफॉरेस्टेशन आपको मालूम ही है, जंगल की कटाई करना क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन। वेटलैंड हुई, डेवलपमेंट हुआ, एवेट फ्रेगमेंट हुआ, रॉ मटेरियल हुआ, इस प्रकार से आप इनको समझाते जाएंगे। पोचिंग, किलिंग, द हंटिंग, टाइप ऑफ, ये फैक्टर्स आप पॉइंट के रूप में दे सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ कि पहले मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया, अब इंग्लिश में मैं पॉइंट के लिए बता रहा हूँ जिससे आप इसके पॉइंट बनाएं और हिंदी में आप उसको क्या कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी हमने दिया है, ये एग्जाम्पल्स भी आप नोट कर लिए। अभी जो समझाया हमने गोरिल्ला वगैरह और एलिफेंट्स, ये हमने यहाँ पे दिया था, बंगाल टाइगर, ये सब इसके क्या होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे। मैन मेड भी कन्फ्लिक्ट्स हैं जो व्यक्ति के द्वारा, वो कौन से हैं ये भी आप यहाँ बता सकते हैं। ये देखिए वहाँ पे हमने नंबर ऑफ द जो थ्रेडेड है स्पाइसेस जातियों को, कौन कौन सी जातियों को सबसे ज़्यादा डर है या कितनी पाई जाती है इंडिया में, ये आप बता सकते हैं यहाँ पे। फैक्टर इफेक्टिंग एंड, किससे, मेन तो पोल्यूशन बताया ही। ओवर एक्सप्लोनेशन मतलब उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना। क्लाइमेट चेंज मतलब क्लाइमेट को क्या हो जाना, चेंज हो जाना, ये भी आप समझा सकते हैं यहाँ पे। कंजर्वेशन, इनको कैसे रोका जा सकता है, आप ऐसे पॉइंट भी बना सकते हैं। मैनेज टू बायोस्फीयर, उसको मैनेज करना और उसको बचाना। फैक्टर इफेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट कर रहे हैं। एडवांटेज, नीड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्या एडवांटेज है उसके और हमारे लिए क्या आवश्यक है, ये भी आप बता सकते हैं। टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो अभी हमने समझाया था, विद इन हैबिट्स, आउटसाइड ऑफ द हैबिट्स, इन स्वीट, एक्स स्वीट, ये हमने यहाँ पे अभी आपको समझाया। आप ये भी बता सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो कहाँ पर हैं, किस एरिया में हैं, वो रूल्स कौन से हैं। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी आप बता सकते हैं। और कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं। वाइल्ड लाइफ, ये भी मैंने अभी समझाया। ये देखिए इंग्लिश में भी मैंने आपको ये बता दिया
ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। व्हाट इज एनवायरनमेंट, डिफाइनिंग द एनवायरनमेंट स्टडीज, उसको कैसे डिफाइन करेंगे। एक्सप्लेन द बायोस्फीयर क्या है, डिफाइन द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर क्या है हम पढ़ चुके हैं। नेम फॉर इकोसिस्टम्स, कोई भी 4 इकोसिस्टम के नाम, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिसर्ट, इस प्रकार से पॉन्ड। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम क्या है। डिफाइन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को कैसे डिफाइन करते हैं। शार्ट में यहाँ पे आंसर बताया हुआ है, आपको इनको एक्सप्लेन करना होगा। हाउ डज ए बायोमाम डिफरेंस फ्रॉम द इकोसिस्टम, व्हाट इज मीन्ड बाय द केस्टोन स्पाइसेस क्या हैं। इंडियन इज ए मेगा बायोडाइवर्सिटी, मैंने आपको समझाया हुआ था, जिसको हॉट स्पॉट है मेगा बायोडाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, उसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ तक आपको तैयार कर लेना है, और ये आपका बायोडाइवर्सिटी पार्ट आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं आपको एक बार सिलेबस भी दिखा देता हूँ। और इसके बाद हमको अब जो पढ़ना है, पोल्यूशंस पढ़ना है। ये देखिए, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी इंट्रोडक्शन, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जेनेटिक स्पाइसेस, इको डाइवर्सिटी, ये हम पहले पढ़ चुके थे कि कितने प्रकार के होते हैं। ये हमने पढ़ा ग्लोबल, नेशनल, लोकल, इंडिया एज ए मेगा बायोडाइवर्सिटी, नेशनल, हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, हैबिट लॉस, पोचिंग, वाइल्ड लाइफ, मैन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट्स, ये सब हमने पढ़ लिया। और एन स्वीट लास्ट में ये था आपका इन स्वीट एंड एक्स स्वीट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये यूनिट हमारी फिनिश होती है सेकंड। थर्ड यूनिट में हमको पढ़ना है अब इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस, डेफिनीशन काजेस, मतलब उसकी क्या डेफिनीशंस है, क्या उसके कारण हैं, क्या उसके इफेक्ट हैं, और कितने प्रकार के पोल्यूशंस हैं, ये सब हम सीखेंगे। ये देखिए आपके सिलेबस में दिया हुआ है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, मैराइन पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन और न्यूक्लियर हैड्स, ये इनका क्या यूज है। तो सॉलिड वेस्टेज मैनेजमेंट क्या है, ये भी हम पढ़ेंगे। रोल ऑफ द इंडिविजुअल इन प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन, हमारा क्या रोल है इसको रोकने के लिए, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज के वीडियो में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। बायोडाइवर्सिटी तक आपका पार्ट ख़त्म होता है, और इसके बाद जो अगला चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे वो होगा पोल्यूशन और टाइप ऑफ पोल्यूशन, कितने प्रकार का पोल्यूशन यूज किया जाता है। ओके।